जी आई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए बैठ। क्या नाम है आपका? शुभी दीक्षित। शुभी दीक्षित। आपका ये पहला अटेम्प्ट है? नहीं सर, मेरा चौथा अटेम्प्ट है और दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू। अच्छा, यस वेरी गुड। दूसरी बार मेंस किया? यस सर। तो एक बार इसका इंटरव्यू दे चुके होंगे ना? नहीं सर, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। अच्छा, मेंस लिया, प्री किया, फिर मेंस किया। यस सर। मेंस क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई नहीं कर मेन पाए, क्वालिफाई नहीं किया। राइट सर। इस बार कर लिया। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। ईश्वर आपको इस बार सेलेक्ट भी कर दे, हम थैंक लोग यू की यही सर। कामना है। अपने विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय बताइए। Yes, sir. So I'm Shubhi Dikshit. I belong to Lucknow district. I did my BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow, and I later pursued MA in Sociology from IGNOU. I'm a determined and a resilient girl. I'm a purpose-driven girl. In my free time, I enjoy cycling, brisk walking, and I also do home gardening. Okay. What is your preference in service? So first is Deputy Collector, second is DSP, then ARTO, so then ACGST, so then BDO. So I'll have to. कोई बात नहीं। आपका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा? So under Uttar Pradesh government. उत्तर प्रदेश में होगा। Yes. उत्तर प्रदेश प्रशासन में सामान्यतः किस भाषा का इस्तेमाल किया सर जाता है? हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा में बातचीत करना क्यों आवश्यक है उत्तर प्रदेश में? यस सर। बताइए। सर उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन है और आमतौर में जो बोलते हैं हम लोग वो हिंदी में बातचीत करते हैं। तो लोगों की समस्याओं को समझना और अपनी बातों को अच्छे से कन्वे करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग सही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में अगर आप कंफर्टेबल हों यस सर। तो जब आपसे संक्षिप्त परिचय पूछा जाए तो अगर आप हिंदी में अपना संक्षिप्त परिचय देंगे तो Right, sir. और अच्छा हो। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा क्या सब्जेक्ट रहा आपका सर बीटेक में? बीटेक में? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है। अच्छा, और उसके पहले इंटरमीडिएट में? सर उसमें PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अच्छा। इंग्लिश एंड कंप्यूटर। आप महिला कैंडिडेट हैं। यस सर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, इसके विषय में बताइए। सर जो अभी स्कीम्स चल रही हैं वो। जी। महिला से तात्पर्य मेरा बच्चियों से लेकर जी सर। बड़ी महिलाओं तक है। यस सर। सर पहला उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना है जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड दैट इज़ बॉर्न, उसके बर्थ से लेके उसके एजुकेशन पूरा होने तक। दूसरा सर मिशन शक्ति है जो विमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है, जिसमें महिला पुलिस बीट है और पिंक बूथ्स हैं। और इसके साथ सर अभी रिसेंटली बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम इनिशिएट की है जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कूटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। सर और गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी सरकार ने कहा है कि फंक्शनल टॉयलेट्स बनवाए जाएं बाय द 8th मार्च, जैसे कि बच्चों लड़कियों का एनरोलमेंट और रिटेनमेंट इन एजुकेशन बढ़े। सर एक 181 वुमेन हेल्पलाइन है विच इज़ डेडिकेटेड टू वुमेन। और लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी कोई नंबर अलॉट किए गए हैं? यस सर। पुलिस के कोई नंबर अलॉट किए गए हैं जिस पर सर कोई 10 महिला 90 सुरक्षित समझे? यस सर 1090 है और एक 181 भी वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इतनी आपने बताई बहुत अच्छी तरीके से। एक जो महिला या बच्ची आने वाली है यस सर। उसको जोड़ करके भी एक योजना है जो भविष्य में आने वाली है हमारे Yes, sir. सोसाइटी में, कौन सी योजना? सर एक
मातृ शिशु सुरक्षा योजना है, जिसमें सरकार 100% कैशलेस डिलीवरी सर्विसेज देगी वो गवर्नमेंट तो हॉस्पिटल्स उसमें तो कोई भी बच्चा हो सकता है ना। में। यस सर। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी यस तो है। यस सर। तो बेटी बचाओ जो शब्द है वो भ्रूण हत्या से ही जुड़ करके है ना, यस सर। तभी तो बेटी बचेगी। राइट सर। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रही हो, बहुत अच्छे तरीके से। और नमामि गंगे के बारे में कुछ जानती हैं? यस सर। बताइए। सर, नमामि गंगे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है गंगा के रिजुविनेशन और रिस्टोरेशन के लिए, कि गंगा में जो अभी बहुत पॉल्यूशन है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो डिस्चार्ज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि रिवर वापस से शुद्ध हो, और जो इसका एक हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको देखते हुए उसको हम प्योरीफाई करें। और आजकल इलेक्शन में SIR का की बड़ी चर्चा है, यस सर। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर, SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, जो इलेक्शन कमीशन करवा रही है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अंडर द इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू रिवाइज पीरियोडिकली इलेक्टोरल रोल्स, जिससे कि जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर कोई डुप्लीकेसी है या लोगों ने रेसिडेंस चेंज कर लिया है या कोई फेक लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, तो इस चीज़ों को करेक्ट किया जा सके और एक सही लिस्ट बने, जिससे कि जो ओरिजिनल सिटीजन्स हैं वो ही वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और इलीगल माइग्रेंट्स को हटाया जाए। क्या भारत निर्वाचन आयोग के पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को हटा सकते हैं? सर, सिर्फ वोटर लिस्ट से हटा सकते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बस नहीं तक हटा सकते हैं ना। यस सर। तो बंगाल में क्यों इतना शोर शराबा मचा रखी है SIR को लेकर के? सर, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि बहुत से बंगाली रेफ्यूजीज़ जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं जो म्यांमार एंड बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, तो एक ओपिनियन ये है कि इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने शायद वोटर लिस्ट या मतलब फ्रॉडुलेंटली वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि वहाँ का जो इलेक्शन है वो स्क्यूड हो जाता है। सो उसके लिए विरोध किया जा रहा है कि शायद सही पॉलिटिकली थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं, बिल्कुल प्रदर्शन। ठीक कह रही हो आप कि उनको ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से उनके नाम हट जाएंगे यस सर। तो न केवल हमारे वोटर्स वो होंगे वरन दूसरे उसमें ऐड के हिसाब से इनको बाहर भी किया जा सकता है। यस सर। तो ठीक है। इलेक्शन के उसमें एक शब्द आता है नोटा, ये क्या है? सर, नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। जब हम किसी कैंडिडेट को वोट करने जाते हैं और उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में अगर कोई भी कैंडिडेट हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डाइसेंट कि हमें इनमें से कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं चाहिए, तो हम नोटा प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, एक ये बताइए कि नोटा को अगर वोट दे दें तो क्या सही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? सर, करंटली अगर नोटा को मेजॉरिटी भी मिलती है उसके बाद भी उसके बाद भी जो रिमेनिंग वोट शेयर है उसमें जिसने सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो नोटा एक सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, उसका एक्चुअल रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। बाहर आप डिप्टी कलेक्टर अपनी जो चॉइस दी है आपने, यस सर। तो उसमें डिप्टी कलेक्टर यस पहले नंबर पे दिया है, राइट सर। दूसरे नंबर पे DSP। DSP। अभी भारत में 2 संविधानों का नाम परिवर्तन कर किया गया, जो आपके SDM और डिप्टी SP के पदों से जोड़कर 2 संहिताएं हैं, कोड हैं, IPC और CRPC। यस सर। तो उनके नाम IPC को क्या चेंज किया गया और CRPC को क्या किया गया चेंज? सर, IPC है भारतीय न्याय संहिता, CRPC है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट है जो भारतीय साक्ष्य
संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट तो पहले से था, उसमें एक नाम नहीं बदला उन्होंने, लेकिन उसके कुछ एक्ट्स और कुछ प्रोविजंस को उन्होंने नए सिरे से चेंज किया है। Yes. आईपीसी में जो कोई एक ऐसा मेजर वो बताइए जो बहुत पॉपुलर रहा है कि जिसमें चेंज किया गया हो किसी एक सेक्शन को। So section 144 of the IPC जो प्रोहिबिटेड जो प्रोहिबिट करता है 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना जब कोई सिक्योरिटी इशू है। वो 144 है। यस सर। 141 नहीं। यस सर 144। आई सेड 144। 144 है। यस। ठीक है। नहीं, एक मेरा कहने का मतलब ये है कि आईपीसी में एक सेक्शन को चेंज किया गया है। ओके। उसको मतलब ज़्यादा हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि वो देशद्रोह से जुड़ा हुआ था। यस सर। तो उस एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। तो सेडिशन से रिलेटेड। हाँ, कि मतलब पहले देशद्रोह के संबंध में होता था। यस सर। अब देशद्रोह के उसमें नहीं है, उसको दूसरा नाम दे दिया गया। सर आई रीड इट। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, जो एआई समिट हुई है अभी, यस सर। उस समिट के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर एक एआई इम्पैक्ट समिट है जो इंडिया ने अभी हाल ही में दिल्ली में होस्ट किया है, और इस इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य ये है कि हम इंडिया को एज अ टेक्नोलॉजी हब डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी को फुल वैल्यू चेन में के रूप में डेवलप किया जाएगा, फ्रॉम बेसिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और उसका एप्लीकेशन, इसके साथ साथ एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, और उसके गवर्नेंस और रेगुलेशन को लेके भी इंडिया ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, और जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है बाय 89 कंट्रीज़। डिजिटल गवर्नेंस क्या है? सर डिजिटल गवर्नेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए। इसका मेन फायदा क्या है? सर इसका मेन फ़ायदा है कि इंटेंडेड टारगेटेड रीच होते हैं, बिल्कुल जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको पिन पॉइंट बेनिफिट मिल सकता है, जैसे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी एक इसी का रूप है, या ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑनलाइन अगर हो सकता है घर से ही। तो इससे ये कि लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं या उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं उसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जेन जी क्या है? जेन जी और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ भी दिखाई दिया? सर जेन जी उन लोगों को कहते हैं जो 2002 के बाद पैदा हुए हैं, और इनका इम्पैक्ट अभी हमने नेपाल में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, जब गवर्नमेंट्स का फॉल डाउन हुआ, जैसे शेख हसीना गवर्नमेंट रेजिम, जुलाई रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से रेजिम चेंज हो गई। और उसमें कुछ परिवारवाद को भी लेकर के था, यस सर, कुछ व्यक्तिगत आय को लेकर के भी था, निजी आय, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी निजी आय को भी लेकर के। यस सर। तो एक तरीके से करप्शन के विरुद्ध। सही है सर। सर इसकी शुरुआत एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई थी, बट फिर उसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी आ गए, एंड क्योंकि 2 मेजर पार्टीज़ हैं बांग्लादेश में, तो अवामी लीग को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और जो एक जमाते इस्लामी, इफ़ आई एम करेक्ट, एक पार्टी है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट को डिथ्रोन किया है, और करेंटली फ्रेश इलेक्शंस हुए हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यस सर। उसका उत्तर प्रदेश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जो यहाँ फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग जो इंडस्ट्री है वो यहाँ शिफ्ट होगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, जो MSME सेक्टर्स हैं वो नियर बाय एरियाज़ में डेवलप हो सकेंगे, और जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने की।
उसके पास में एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जी सर। उसका क्या इम्पैक्ट है? सर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और इससे उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं इनके एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, इन सब फैक्टर्स में फ़ायदा होगा। और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जो कंजेशन है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। आपने कहा सोशियोलॉजी से आपने एमए किया है। यस मैम। तो सोशल चेंज और सोशल रिफॉर्म में क्या फ़र्क है? आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई कैन मेक अ गेस। मैम सोशल चेंज जो है वो जनता से आता है, जब जो करंट रेजीम है या करंट पॉलिसीज़ हैं या जो सिस्टम है, जब लोग उसको बदलने के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपनाते हैं कोई चेंज खुद से, तो दैट इज़ सोशल चेंज। और सोशल रिफॉर्म जैसे किसी लॉ से या कोई पॉलिसी से जो गवर्नमेंट द्वारा कोई चेंज अगर इनिशिएट किया गया है तो वो सोशल रिफॉर्म है। ओके। जैसे अभी आपने कहा जेन जी, तो जेन जी आपने क्या बताया उसका? मैम चिल्ड्रन हु आर बॉर्न आफ्टर 2002। एंड दोज हु आर बोर्न इन 2024 विल बी जेन जी? नो मैम 2002 से मैम दोज वर बॉर्न इन 2024 इनका आई हैव टू रीड अपॉन, आई कांट रिकॉल। ओके, बिकॉज जेन जी न्यूज़ में था और आजकल काफ़ी सारे उस पे आ रहे हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। Yes, पूरा एज ब्रैकेट क्या Yes, है, yes. 2012 तक है, उसके बाद बीटा अल्फा, अल्फा एंड बीटा आ गया। ओके, आपने कहा आपकी हॉबी है ब्रिस्क वॉकिंग। सो ब्रिस्क वॉकिंग के 3 फायदे बता दीजिए। यस मैम। मैम पर्सनली फॉर मी मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हुई है। ब्रिस्क वॉकिंग से मुझे मेंटली भी रिलैक्स फील होता है। एंड थर्डली मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ तो ट्रैफिक से ईज़िली निकल के पहुँच जाती हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कार और स्कूटी, सो आई कैन अवॉइड ट्रैफिक। एंड और आपने क्या अपनी हॉबीज़ बताई? साइकिलिंग एंड गार्डनिंग एट होम। इज इट किचन गार्डन? हाँ, नो आई मीन अच्छा, नॉर्मल okay. पॉट गार्डनिंग। ओके, तो क्या क्या आपने लगाया हुआ है? मैम जो भी सीजनल आता है, जैसे अभी सर्दियों में फूल आते आपका हैं, मतलब फ्लावरिंग से है ना? फ्लावरिंग है, या जो बेसिक प्लांट्स जो नर्सरीज में अवेलेबल होते हैं वो मैं घर। अभी इस सीजन में कौन कौन से प्लांट्स लगाए? मैम अभी तो रिसेंटली कोई नहीं लगाया क्योंकि अभी पढ़ाई में थी, बट जैसे सर्दी शुरू होने से पहले गेंदा लगता है और जो एक कलरफुल फ्लावर्स मार्केट में आ रहे हैं वो लगा लेते हैं हम लोग। और कुछ सब्जियां जैसे मैंने शिमला मिर्च की गार्डनिंग की है, धनिया भी लगाया था, so basic things. Okay. Urban India claims to be modern. Then why do honor killings still exist? मैम जो मॉडर्निटी है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज से नहीं आएगी, जब तक माइंडसेट्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होंगे। एंड इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो एज अ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ हुआ है, तो लोगों ने माइग्रेट किया है और वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स वुमेन या जो सोच है वो चेंज नहीं हुई है। और उसके लिए हमें एक सिंस द बिगिनिंग जो जनरेशन को एक एजुकेशन दी जाती है या सीख दी जाती है उस पर काम करना पड़ेगा। एज अ ऑफिसर आप इस पे कुछ वर्क कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ काम करा जा सकता है? यस मैम। मैम ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, वो इफ़ नॉट बेटर बट डेफिनेटली इक्वल टू मेन है। और ये ये माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम है वो हम ऐसा बनाएं जिसमें सिर्फ मेन को, बच्चों को, लड़कों को स्ट्रॉन्ग दिखाना या सिर्फ वो काम पे जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो घर पे खाना बनाएंगी, जैसे इस तरीके के आइडियाज़ को पोर्ट्रे ना किया जाए। इक्वल पार्टिसिपेशन दर्शाया जाए हमारे एजुकेशन जो करिकुलम है उसमें। इसके साथ साथ
जो वुमेन इन द फैमिली है उनके साथ बातचीत करके उनको ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि बेटियां भी अब आगे बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए जैसे हम लोग कोई वर्कशॉप्स रखवा सकते हैं, या जो सक्सेसफुल लेडीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस, जिससे वो जाने कि अगर वुमेन सक्सेसफुल होती हैं या इफ़ दे आर अलाउड टू बी ऑन दिस प्लैनेट, तो वो भी बेहतर काम कर सकती हैं। और इससे जो मदर्स हैं वो ऐसे इंसिडेंसेस को रिपोर्ट करेंगी और होने नहीं देंगी। Okay. Last question from my side. Who's your role model? For me, my father is my role model. He's been also in the government job. So I've seen कि वो बहुत despite pressures and बहुत struggle के साथ उन्होंने एक रूरल एग्रेरियन बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने हम लोगों को एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ दी है, एंड हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और हार्ड वर्किंग रहे हैं। तो मैंने उनसे ये बेसिक वैल्यूज सीखी हैं, एंड ही इज़ माई रोल मॉडल। Thank you. बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही क्यों आता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन क्यों नहीं यूज होता? सर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, जो बेसिक फंक्शनिंग है, जैसे हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स से जो पूरा सर्किट बनता है, और जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, फ़ोन है, ये सैटेलाइट हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? बस सेमीकंडक्टर का या पावर का भी? यस सर, पावर का भी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पावर सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं चाहिए। सर आई विल रीड ऑन दैट। एसी डीसी करंट के बारे में कुछ जानती हैं? सर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है और डीसी डायरेक्ट करंट। तो कौन सा इलेक्ट्रिकल में यूज हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स? सर डीसी करंट यूज़ करते हैं हम। सर आई विल अगेन रीड दिस, माय अच्छा, टेक्निकल पार्ट इज स्लाइटली वीक। ओके। तो अच्छा, टेक्निकल के बाद फिर आपने एमए क्यों किया? सर सिविल सर्विसेज में सर इसके दो रीज़न हैं। पहला कि सिविल सर्विसेज में जब मैंने आने का सोचा तो मैं थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव लेना चाहती थी सोसाइटी का, सोशल इश्यूज़ का, इसलिए। और दूसरा ये है कि उस समय यूपीपीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता था जिसमें मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था। अच्छा, तो किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैरिज क्या रोल प्ले करता है? सब मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली बिल्डिंग के लिए है, और फैमिली जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की। तो किसी भी सोसाइटी, सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़? मैरिज क्या रोल प्ले करेगा सोसाइटी के डेवलपमेंट में? कोई रोल प्ले करता भी है या नहीं? यस सर। सर मैरिज जो है वो अंडरलाइंग फैक्टर है इंडिया में, एटलीस्ट फॉर फैमिली क्रिएशन। तो फैमिली जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, वो एक बेसिक पॉइंट है एक बच्चे के नर्चरिंग के लिए एंड इनिशियल सोशलाइजेशन के लिए। तो अगर फैमिली सेटअप अच्छा वेल बिहेव्ड होगा या अच्छी वहाँ से सीख मिलेगी, तो एक अच्छी सोसाइटी नर्चर हो पाएगी। तो मतलब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप जानती हैं? यस सर। तो वो सही है या गलत है? सर लिव इन रिलेशनशिप एक पर्सनल चॉइस है, और हर इंसान को अंडर आर्टिकल 21 ये राइट है कि वो अपना पार्टनर चूज़ करें और जिस तरीके से रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। इट इज़ देयर राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी। सो ये एक पर्सनल चॉइस है कि बिकॉज एवरीबडी डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन द न्यूअर जनरेशन, एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलीगल नहीं है, एंड कोई इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट्स शुड नॉट बी डन। ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी अभी। You must have read NCERTs during your preparation. Yes sir. What is the full form of NCERT? So it is National Council of Educational Resource and Training. Research and Training. Okay. सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डायरेक्टिव दिया था। क्लास 8 की NCERT में एक चैप्टर था करप्शन इन जुडिशरी।
Yes, sir. और वो बुक को बैन करने का डायरेक्टिव था. डू यू सपोर्ट दिस डायरेक्टिव? सर एनसीईआरटी का जो इंटेंशन था वो एक जनरल अवेयरनेस के लिए के तरफ था फॉर द चिल्ड्रन. इट वाज नॉट टू टारगेट द इंस्टीट्यूशन एज सच, बट हाँ रेपरकेशंस उसके ऐसे हुए कि इट लुक्ड लाइक कि इट वाज अ ब्लेटेंट अटैक स्पेसिफिकली ऑन द जुडिशरी. जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉइंट किया तो इट वाज वेल एक्सेप्टेड कि ये चैप्टर हटा दिया जाएगा. एंड इन माय ओपिनियन येस, जो यंग माइंड्स होते हैं उनको एक ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज़ जिसमें सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे अटैक है या उसको एक बुरे लाइट में दिखाना इज़ वाज नॉट करेक्ट. इट कुड हैव बीन करप्शन इन जनरल जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है इन ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड सेक्टर्स. Okay. What is your take on collegium system? Do you find it correct, or there should be some reform in the collegium system? So collegium system, in my opinion, has functioned well, and it is a way where without any political interference and based on merit, judges are appointed by a grouping of judges themselves. And however, there are demands to include other sector like the Prime Minister or the leader of opposition in choosing the judges. So that can also be considered, because nowadays there is an erosion of trust in collegium system. So in due respect to the rising demands from the civil society and the political parties, there can be a consideration of bringing a change in the collegium system. What could be a possible change? Immediate possible change? Don't you think so that all India services, it's high time that we should introduce all India judicial services? If they can be introduced at the state level, why can't we have an all India judicial services if we have all India administrative services? And the provision is given in the constitution to create a new service. What is your take on that? So for all India judicial services, so because in our current judicial setup, judges are appointed to the Supreme Court from respective high courts. So there is no direct appointment to the Supreme Court. So therefore, the system of all India judicial services may not function well, because currently the judges who have had experience in the district courts and then the high courts, then they are elevated to the Supreme Court. So that makes them people with good experience, and if we directly appoint them through examination or people who have not practiced enough, then maybe they may not be able to function as good as the current setup. Walking is your hobby, as you told. Has WHO given any recommendation, or is there a benchmark on the number of steps one should walk every day? Is 10,000 steps a day is a hypothetical myth or individual centric, or is it actually mandated by WHO? Sir, I'm not sure if it is mandated, but it is definitely doable, and it is not a myth. If anybody who has a busy day schedule would see that it is very normal that around 7,000 to 8,000 steps are done. So if we just go a little higher and purposely allot time, just half an hour more dedicated towards walking, then 10,000 steps can be achieved. Okay. Coming to women issues, I would like to ask you, if you are appointed as Deputy SP, right? Yes. What 3 technological measures you will take to curb eve teasing in your division? By the use of technology, what initiatives you will take to nab the culprits, the ones who are culpable? Yes, sir. So firstly is CCTV will be deployed at major points like outside the colleges and market areas to do CCTV surveillance
And sir, social media monitoring can be done. Usually people who are planning to do such incidents on the WhatsApp groups and all, that can also be detected. So, sir, and also, sir, we can have dedicated portals where girls can report such incidences and helpline numbers. Okay. My last question would be, अभी बात हो रही है उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करने की, क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या विभाजन होना चाहिए या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए फॉर गुड गवर्नेंस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन आवर प्रेजेंट उत्तर प्रदेश? सर, इसके लिए दोनों पॉइंट्स हैं, फॉर एंड अगेंस्ट. अगर किसी बड़े राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश जिसमें अराउंड 25 करोड़ पॉपुलेशन है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो बेहतर केटर हो सकती हैं. जो कुछ रीजन्स में, जैसे पूर्वांचल या बुंदेलखंड, जहाँ पे बैकवर्डनेस है, उस पे हम उसको बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एक बेटर टारगेटेड एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरीके से. और जो फंड्स हैं उसमें भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग ऑल द 4 रीजन्स. सर, बट एट द सेम टाइम ये जो है, अगर नेगेटिव इसका साइड देखें तो ये एक बाल्कनाइजेशन इशू होता है, जिसमें और भी रीजन्स ऐसी डिमांड्स कर सकते हैं. तो जो हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो, उसको डेंजर है अगर हर राज्य ऐसी डिमांड्स करते हैं. तो सर, इसलिए वी कैन लुक इनटू द मैटर कि अगर जो रीजन्स सच में बैकवर्ड हैं और जिनको फ़ायदा होगा इफ़ डिवीजन इज़ डन, तो एक वी कैन थिंक ऑफ इट. Okay. Why is a striking difference between Western Uttar Pradesh being so developed and Eastern Uttar Pradesh not comparatively as developed as Western Uttar Pradesh, the west side of Uttar Pradesh? Why so? सर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक तो दिल्ली एनसीआर रीजन के नज़दीक है, तो जो दिल्ली का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो एक स्पिल ओवर इफेक्ट है टुवर्ड्स दी वेस्टर्न रीजन. और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट है, तो वहाँ जो एग्रीकल्चर है वो वेल डेवलप्ड है. पूर्वांचल रीजन जो है वहाँ हैवी रेनफॉल, फ्लड्स, जिसकी वजह से नेचुरल कलामिटीज़ और एग्रेरियन डिस्ट्रेस महसूस करते हैं लोग. पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ ज़्यादा है. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एक इशू है, तो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया. टोपोग्राफी भी ऐसी है कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. बेसिकली जो आपने पॉइंट बोला वो अच्छा पॉइंट था, ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज उत्तर प्रदेश प्राइमरली कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है. एग्रीकल्चर इज द बेसिक थिंग, तो वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. सर, वी आर डन विद द इंटरव्यू. आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए आपको बधाई है. 2 चीज़ें हैं. जो अभी लास्ट क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा कि 4 हिस्सों में बट रहा है, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आपने बताए, लेकिन जो चीज़ें आपने बाद में बताई वो ही उसका नेगेटिव है कि एक क्षेत्र जो बहु विकसित है वो विकसित ही रह जाएगा और जो अनडेवलप्ड है वो अनडेवलप्ड रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं हो सकती, वहाँ फ्लड आता है, वहाँ पर दूसरे तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं फ्लड की वजह से, तो वो अनडेवलप्ड रह जाएगा. दूसरा, जो फ़ायदा होगा वो केवल पॉलिटिकल लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वही वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, वही वहाँ के अध्यक्ष बनेंगे, वही वहाँ के गवर्नर बनेंगे. तेलंगाना कुड बी अ गुड एग्जांपल. ठीक है ना. तो आप जब इस तरह का अगर सवाल आता है तो उसमें इस बात को इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा कि ये उसका डिमेरिट है. यस सर. और अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए कि आपकी क्या राय है, व्यक्तिगत राय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या सहमत हैं? बिना हेजिटेट हुए बताइए. सर, मैं नहीं चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश का फर्दर डिवीजन हो. बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ. ठीक है. यस सर. और इस बात को कहने में कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल एक तरफा बोला जा सकता है. एक तरफा बोला जा सकता है इसमें. अगर आप उसको टुकड़े टुकड़े करने के मूड में होंगे तो वो शायद एक गलत इम्पैक्ट जा सकता है. अगर आप उसको एकदम बनाए रखने में कहती हैं
तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है, आपने सारे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया और ये भी अच्छा रहा कि जहाँ जहाँ इंग्लिश में सवाल पूछे गए उसका जवाब आपने इंग्लिश में दिया। आपने शुरुआत की थी इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर मेरा एक बस वो है Yes, sir. कि जब अगर आपका परिचय पूछा जाए तो आप करिए, और अगर आपको हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही हो या सहज ना हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन हैं उसमें इंजीनियरिंग से बीटेक हैं, तो ऐसे में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि क्या मैं इसको अपने इंग्लिश में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, क्या मैं बोलूँ, तो वो इंग्लिश में भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी जैसे मैंने हिंदी में जवाब दिया आपने हिंदी में जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके जवाब में कहीं कोई गिरावट नहीं है, आप इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल ले रही हैं। ठीक है, आप दोनों मिक्स करके भी बोल सकती हैं, वो ज़्यादा बेटर इंटरव्यू में इसमें भी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो करीब करीब सब कुछ इंग्लिश समझते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछें भले ना इंग्लिश में, लेकिन सब जानते हैं, आप जो बोलेंगे वो सब समझ जाएंगे। Yes, sir. ठीक है ना, तो आपने दो एक जगह पर कहा है कि मुझको नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा आंसर है। मथुरा की एक कहावत है कि दाता से सोम बोला ठाणे देव जवाब। ठीक है, मोटा मोटा अर्थ ये है कि अगर हमको किसी को कुछ नहीं देना है तो मैं उसको साफ साफ कह दूं कि मैं तुमको उधार नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि मैं उसको टरकाता रहूं कि तुम कल आ जाना, परसों आ जाना, परसों आ जाना। तो जो चीज़ नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है, हर आदमी परफेक्ट तो है नहीं। ठीक है, Yes, sir. बाकी तुम्हारा ड्रेस सेंस भी अच्छा है, पढ़ी लिखी लड़की हो, खूब अच्छे तरीके से। कब है तुम्हारा इंटरव्यू? 20 मार्च को। बहुत समय है, खूब रिवाइज कर लो Yes, sir. जिन जिन पॉइंट्स पे तुमको, और ख़ास तौर पे जैसे सोशल की हो तो वहाँ पर इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। लिविंग रिलेशन पे तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर पे भी पूछा जा सकता है, इस तरह के उल्टे पुल्टे सवाल बहुत पूछे जा सकते हैं। उसको जिस तरीके से तुमने लिविंग रिलेशन पर दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, उसी तरीके से उसको भी तैयार कर दो। ठीक है, Yes, sir. और मुझको तो नहीं लगता कि कोई और ऐसी बात होगी जो मैं हाईलाइट करूं कि आप में उसमें संशोधन की ज़रूरत है। बस इतना ही है कि आप रिवाइज करते रहिए। अच्छा, Yes, आपने इंटरव्यू दिया। ठीक है। थोड़ी सी स्माइल की गुंजाइश है, स्पेशली बीच बीच में वो कहीं कहीं गायब हो जाती है, तो बहुत बड़ी नहीं, बट हाँ Yes, थोड़ी sir. स्माइल that you, because it reflects in your eyes also that you are full energy, and जब आप आंसर कर रहे हैं तो आप बीच बीच में इधर उधर भी देख सकते हैं, सारे पैनलिस्ट को एंगेज कर सकते हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है, बट एक आंसर में एक बार उधर एक बार। एक चीज़ तुमने बहुत अच्छी बताई कि तुम्हारे फादर जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। वो सिविल सर्वेंट बोलने के बजाय आपने बोला गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, बहुत अच्छा बोला। किस वजह से, किस पद पे थे? So he was a deputy director in forensic lab, Lucknow. ओके, अच्छा सर, अब रिटायर हो गए? Yes, sir. उनकी डायरेक्टर अर्चना त्रिपाठी थी। Yes, sir. अच्छा, वो भी रिटायर हो गई। कहाँ की रहने वाली? Lucknow. ठीक। सर बाकी सब आपका अच्छा था, बस वही जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जी सर, कम्युनिकेशन I'll- जब बोल रही हैं, या तो बोलिए मत उसको क्विट कर दीजिए, मैं आप सीधे बताइए। नहीं, मैं थोड़ा तैयार करूंगी नहीं, सर, उसको मैं- आप तैयार कर लीजिए, Yes, क्योंकि sir. आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, हाँ। तो आपको ये सब बेसिक अंतर जानना चाहिए। Yes, sir. I will read it. उसको आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे Yes, तो sir. वो बहुत ज्यादा डिटेल डेप्थ में तो जाएंगे नहीं उसके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पूछेंगे, एसी-डीसी ये सारा कुछ ही, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, छोटी सी एक वो जनरल साइंस के पार्ट का है भी, वो ऐसा भी वो जी सर. और कोई दिक्कत नहीं। जी सर. Shubhi, we consider you as a potential candidate already being selected. Thank you, sir. अब जो स्माइल आई है वो मैम ने जो कहा वो स्माइल की गुंजाइश है, ठीक है? Okay, sir. और आप मान के चलिए 20 मार्च को है ना, Yes, sir. तो 15 तारीख से लेके 19 और 20 की सुबह अगर देख सके तो ठीक है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो 3, 4, 5 दिन के ही पूछे जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछ दूं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको 5 दिन पुराना क्या न्यूज़ में घटित हुआ था नहीं याद आएगा Yes. एकदम से। आज तो वाला उनको भी आज अभी ईरान यूएस पे पूछ लूं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बता देंगे, आप सब बता देंगे। यू आर मतलब मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लगी, लेकिन जैसे जब मैंने पूछा कि आपका कि
डिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो सर को आपने बाद में आंसर दिया, सर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था ओरिजिनली। आप फॉर बोले चाहे अगेंस्ट बोले, मतलब बैलेंस करने के बजाय एक तरफा बोलिए और उसी को जस्टिफाई करिए। भाई फॉर बोलने में भी मैं जस्टिफाई कर लूंगा अपने बात को, और अगेंस्ट बोलने में भी जस्टिफाई कर लूंगा, दोनों ओपिनियन सही लगेंगे, ठीक है। और मैं जितना समझ रहा हूँ आपने अभी और कहीं मॉक नहीं दी है। नहीं सर, दिस इज माय फर्स्ट मॉक। दिस इज योर फर्स्ट मॉक, वो मैं समझ पा रहा था। वो एकेडमिकली आप परफेक्टली फाइन है, लेकिन अगर आपने 2-3 मॉक दे दिए होते तो हो सकता है आप और कंफर्ट से बोल पाती। दूसरा, नहीं भी दोगे तो भी हाँ, काम चल जाएगा। हाँ नहीं भी दोगे तो मेन चीज है ना, आप हॉबी, सर ने जो बताया आपका सब्जेक्ट, यस सर। कंटेम्प्रेरी इश्यूज और यूपी की नॉलेज, Yes, ये sir. बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मुझे मतलब ऐसा कोई नहीं लग रहा कि हम फीडबैक के नाम पे कोई और जबरदस्ती का फीडबैक देने की जरूरत है। इट्स जस्ट बी काम। अगर एक आध मॉक देना है आपको फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, अदरवाइज आपका ड्रेसिंग सेंस, योर डिमीनर, योर एंट्री, एवरीथिंग, योर वॉइस इज परफेक्टली फाइन। कहीं कहीं मेरे को जहाँ ओपिनियन लेना है वहाँ आपकी वॉइस थोड़ी स्क्विकी हो जाती है। बी बोल्ड, एक तरफा बोलना है बोलो, उसको जस्टिफाई करो, है ना, राइट सर। ठीक है। थैंक यू शोभी। चलो Thank हम you, लोग sir. उम्मीद करते हैं कि तुम डिप्टी कलेक्टर होकर के बिल्कुल, हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो। थैंक यू, नहीं, थैंक नहीं। यू सर। मेरे Thank you. डब्बे के साथ। हाँ Thank बिल्कुल, ओके ओके शोभी।